चलिए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। गहरी सांस लेकर थोड़ा सा मन को एकाग्र करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनामिका, तन्या, सोनिया, गायत्री। सभी लोग जुड़ जाएंगे फटाफट। चलिए, संज्ञानात्मक विकास पढ़ थे आप लोग। इसमें एक लास्ट पॉइंट लिख लेना, फिर इसका पूरा समापन कर देंगे। संज्ञानात्मक विकास के चरण। लिख लेना इसको, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। पहले लिखेंगे संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था। दूसरा लिखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा लिख लेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा लिख लेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहला चरण, दूसरा चरण, संज्ञानात्मक विकास का 4 चरण जो है जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। ये चारों चरणों के बारे में बाद में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी कम से कम बेस चल रहा है, तो ये 4 चरण होते हैं। इसको आप लोग सुने रहो, कम से कम टाइटल को याद रखे रहो। शैशवावस्था से किशोरावस्था के मध्य जिस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास होता है, वो चरणबद्ध तरीके से होता है 4 चरणों में। अगर इसे देखा जाए, आयु से इसे कोरिलेट करें
तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था का जो समय अवधि है वो 0 से 2 वर्ष है। दूसरा जो चरण है समय अवधि है 2 से 7 वर्ष। तीसरा जो चरण है इसकी समय अवधि है 7 से 11 वर्ष। और अंतिम चौथा चरण जो है संज्ञानात्मक विकास का वो है 11 से 15 वर्ष। लिख लिए 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। सात चार 11, 11 4 15, 5। चलो लिख लिए आप लोग, ऑनलाइन वाले लिख लिए। चलो मेरे साथ बोलना सीखना आप लोग को। चलो बोलो, ये शब्द बोलना, गत्यात्मक बोलो। हाँ, फिर तो अवस्था बोलना ही है तुम लोग को। गत्यात्मक अवस्था बोलना सीख गया। फिर से बोलो, गत्यात्मक अवस्था। ऐसा लग रहा है मानो संस्कृत का शब्द है, ठीक है। इसके दुनिया भर का नाम है ना, बाद में और पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम लिखा है संक्रियात्मक। हाँ, मतलब क्रियात्मक शब्द तो आप बोले रहते हो, क्रियात्मक के पहले संक्रियात्मक अवस्था बोल पा रहे हो, संक्रियात्मक अवस्था। इसमें भी देखो संक्रियात्मक अवस्था, फिर इसमें भी देखो संक्रियात्मक अवस्था। तो 3 बार संक्रियात्मक अवस्था बोलना है। पहला में कौन सा अवस्था बोलोगे? गत्यात्मक अवस्था। उसके बाद संक्रियात्मक अवस्था, फिर संक्रियात्मक अवस्था, फिर याद हुई? हाँ चलो ठीक है। अब शुरू में आर्टिकल लगाना है, ए एन द बराबर, है ना। आर्टिकल लगाना है शुरू में, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। उसके बाद दूसरा में आर्टिकल लगेगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद औपचारिक। इसको चाहो तो अमूर्त भी बोल सकते हो, औपचारिक को तो भी चल जाएगा, मूर्त और अमूर्त। कितने लोगों को ये नाम याद हो गया बताओ? क्योंकि जैन प्याजे बार बार इस शब्द को बताया है। चलो मेरे साथ ट्राई करेंगे। कितने चरण हैं संज्ञानात्मक विकास के? 4 चरण। पहला नाम हाँ, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। उसका दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा औपचारिक। अब टाइम ड्यूरेशन को भी याद करना है, एक नज़र देख लो। पहली अवस्था है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15। एक बार ठंडे दिमाग से सेट कर लो। ऑनलाइन वाले भी 0 से 2, 2 से। कितने लोग को याद हो गया? स्टेप, 4 स्टेप में आपको ड्यूरेशन को बांधना है। पहला अवस्था का ड्यूरेशन क्या बताओ? 0 से। दूसरा चरण का 7। तीसरा चरण का और चौथे चरण का 11 से 15। चलो रिवर्स लो ना। चौथे का क्या है? और तीसरा का क्या है? दूसरा का 2 से। और पहला का हाँ। तीसरा अवस्था का नाम बताओ। दूसरे अवस्था का नाम बताओ। पहले अवस्था का नाम बताओ। चौथे अवस्था का नाम बताओ। चलो, जहाँ भी जिन प्याजे बैठे होंगे वो आप लोग की आवाज़ को सुन के खुश हो रहे होंगे कि मेरा किया हुआ रिसर्च कोई लोग इज्जत से याद कर लिए हैं जल्दी से, है कि नहीं?
उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। चलिए, तो ये देखो 4 अवस्था है, चारों अवस्थाओं में कई प्रकार की इनकी विशेषताएं हैं। उनको आप लोग सरल शब्दों में लिख ले रहो, बाद में पूरा इसको और डिस्कस करेंगे। संज्ञान मतलब क्या होता है, मैंने कल डिस्कस किया था। संज्ञान मतलब क्या होता है बताओ? जानना। और संज्ञानात्मक विकास में मतलब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत एक बच्चे में कौन सा गुण का विकास होता है बताओ? तो हमेशा याद रखना, समस्या के समाधान को करने का जो गुण है विकास होता है, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। ऐसा में समस्याओं का समाधान करने का उसके अंदर ताकत आ जाता है। अब लिख लेंगे इसमें, ये तो आयु देख लिए, तीसरा फैक्टर लिखेंगे चिंतन के प्रकार। बालक जो है अलग अलग अवस्थाओं में, अलग अलग उम्र में वो किस तरीके से सोचता है, ये हमें समझना है। ठीक है जी, किस तरीके से सुलझाता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं न कहीं ये सारी बातें संज्ञानात्मक विकास को लेकर है। तो इस स्टेज में वो कैसे समस्या को सुलझाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कैसे समस्याओं को सुलझाएगा, उसको समस्या को सुलझाने का तरीका कैसे रहेगा। जैसे आप लोग बचपन में सुलझाते थे तो मम्मी पापा पूछ पूछ के सुलझाते थे, अब मम्मी पापा पूछते हो क्या? जो भी करते हो अपने मन बुद्धि से करते हो, है कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर चिंतन के प्रकार में लिखेंगे। पहला जो है अवस्था में चिंतन का जो प्रकार देखा गया है वो है संवेदी प्रकार या संवेदी प्रेरक। संवेदीय प्रेरक। और इधर आप लिख लेंगे चिंतन के प्रकार प्रमुख उपलब्धियां। और प्रमुख उपलब्धियों के अंदर संवेदी प्रेरक रहेगा, ध्यान रखना। पहली अवस्था में उनका चिंतन का प्रकार कैसे रहेगा? संवेदी प्रेरक, जिसमें उनके अंदर प्रमुख उपलब्धियां आ जाएंगी पूर्ववाचिक अवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट ना जो लिखा रहा हूँ, यहाँ से भयंकर प्रश्न आता है, इसलिए इसको अच्छे से लिख लेना। पूर्ववाचिक अवस्था, गतियों की आवृत्ति। ये जीन प्याजे ही क्या बताया हुआ सिद्धांत है, ओके। हाँ, पूर्ववाचिक अवस्था कॉमा गतियों की आवृत्ति। का होते थे पढ़बो ना, भी पहले लिख तो आगे एती। हाँ लिखाऊँ ना। हाँ वही कॉलम चार्ट बने ना। ये देख लो एक बार, देखो ये इसके बारे में लिख रहा हूँ। संवेदी का है, फिर पूर्व संक्रियात्मक का, फिर मूर्त का, फिर औपचारिक का। अब मेरे पास शक्ति है ना बड़ा छोटा करने का, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। चलो हाँ। आप लोग चाहो तो एक एक करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 ठो लिख लिया, उसके बाद एक एक को डील करो कॉपी में, ऐसा भी चल सकता है ना। तो हम लोग केवल संवेदी गत्यात्मक अवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, ज़्यादा हो तो। ये लक्ष्मण रेखा है ऐसा, ठीक है। ऑनलाइन वालों कोई दिक्कत? पीहू, सोनिया, अनीता, प्रिया, तो आप लिखते जाइए ना, एकदम ध्यान से लिखते जाना, क्योंकि यहाँ से सवाल भयंकर, कई लोग को ये बहुत कठिन लगता है, कारण इसको हम लोग केवल ऊपरी ऊपरी पढ़ते हैं, इस वजह से। समझ में आया? और जीन प्याजे का एक ठो सवाल आना जरूरी है, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्जाम, उसके बिना CDP अधूरा है। तो ध्यान रखेंगे, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में चिंतन का प्रकार रहता है संवेदी प्रेरक, जिसमें प्रमुख उपलब्धियों में बात करें तो पूर्ववाचिक अवस्था, क्योंकि ये बोलने के पहले की अवस्था, इसलिए पूर्ववाचिक। गतियों की आवृत्ति, कोई भी चीज़ को बार बार वो मूवमेंट करता है, जानते हो, तो बच्चा हाथ पैर को हिलाते रहता है बार बार, तो सब समझेंगे, लिख लो। जनजातीय दोष युक्त व्यवहार। जनजातीय दोष युक्त व्यवहार लक्ष्योन्मुख व्यवहार
का उद्भव, ये पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, उपलब्धि। निर्देशित व्यवहार, निर्देशित व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, जीवत्वारोपण, जीवत्वारोपण, पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष के बीच में ये प्रमुख उपलब्धियां, ये सभी संज्ञानात्मक विकास के लक्षण है भाई। पूर्ववाचिक अवस्था, गतियों की आवृत्ति, जनजाति है ना, या मनुष्य दोष युक्त व्यवहार, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, लक्ष्योन्मुखी टारगेट बेस पे वो व्यवहार करेगा। निर्देशित व्यवहार, जैसे मम्मी पापा उनको थोड़ा सिखाते हैं, जैसे बोलते हैं वैसा व्यवहार। वस्तु स्थायित्व, है ना, बच्चा तो जब पैदा होता है ना तो उसको तो आँख जमाने भी नहीं आता, उसका आँख दिन भर इधर उधर ऐसे 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 करते रहता है, पता है कि नहीं पता है। छोटे जो बच्चे होते हैं ना, 4-6 महीने के लोग, उनका दृष्टि जो है, नज़र, वो एक जगह बैठ नहीं पाती, कंसंट्रेशन नहीं रहता उन लोग का। कंसंट्रेशन तो आप धीरे धीरे सीखते हो कि किसी चीज़ वस्तु में कैसे फोकस्ड होना है। 6 महीने का बच्चा कुछ नहीं जानता, काला कथे फोकस हो, का कथे होकर, आँखी सब इसी से होते, अपने आप हिलते रहते हैं आँख, देखना, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है उसके अंदर, वस्तु स्थायित्व, जीवत्वारोपण, है ना, वो चीज़ों में बोलते हैं ना कि बच्चा जब हम लोग खेलते थे तो सगुनों पगुनों खेलते थे, अब हम लोग कैसे काल्पनिक बातें करते थे, है ना, चीज़ों को में जीव धारण करते थे, ये हमारे, ये हरे, ये हरे, ये ऐसा करके खेलते थे, नहीं खेलते। हाँ, आज याद होगा आप लोग को, है ना, चुकी उकी खेलते थे ना, क्या बोलते थे, चुकी पोरा चुकी, है ना, चुकी पोरा है इसमें तो। चलो आज हमारे घर वो आई मेहमान, ऐसा वैसा, शादी ब्याह भी करते थे आप लोग, है ना, बचपन में एक दूसरे का, है ना, सब चीज़, मतलब वो कहीं न कहीं जीवत्वारोपण का एक उदाहरण है। तो ये शुरुआती लक्षण है। चलो अगला लिखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। शशि देवांगन, आवाज़ मेरी आ रही है? थोड़ा ज़ोर से बोलिया करिए सर, फुल आवाज़ में है आपके क्लास में। ठीक, मैं कोशिश करूँगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन का जो प्रकार है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन, काम करता हूँ, चारों के चिंतन का प्रकार लिखवा देता हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में चिंतन का प्रकार रहेगा क्रियात्मक स्थिति से पूर्व विचार, क्रियात्मक स्थिति से पूर्व विचार। ठीक है, क्रियात्मक स्थिति से पूर्व विचार। यहाँ पर क्या था, संवेदनशील प्रेरक वाला काम था, यहाँ पर क्या, क्रियात्मक स्थिति से पूर्व विचार। 2 से 7 है, तो कुछ भी करने से पहले वो क्या करेगा, थोड़ा सा हल्का सा सोचेगा, कैसे करूँ ऐसा करके। जैसे आप लोग कोई डिसीजन लेते हो तो डिसीजन से पहले 4 बार सोचते नहीं सोचते हो, तो ऐसे ही कुछ करने से पहले, क्रियात्मक स्थिति मतलब कुछ एक्शन करने से पहले वो क्या करेगा, विचार करेगा। ये कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास का एक स्टेप है, सेकंड स्टेप। ठीक है, तो ध्यान रखना। तीसरा हम लिखेंगे आगमनात्मक, या आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक, आगमन से लिखेंगे आगमनात्मक चिंतन। इंडक्टिव रीजनिंग, अंग्रेजी इसको बोलते हैं इंडक्टिव
रीजनिंग। क्या होता है आगमनात्मक चिंतन, इसके बारे में मैं डिटेल करूँगा। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। आगमनात्मक चिंतन, आगमन क्या हो गया, वो नीचे में लिखना है, नहीं वो घाव लिख देते होंगे क्या, है ना। हाँ, अच्छा अच्छा, आप लोग का वो कॉपी में थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है ना। ठीक ठीक। हम्म, हाँ, इधर अच्छे समझ आए। इसको भी कंप्लीट निगमनात्मक चिंतन, डिडक्टिव रीजनिंग अंग्रेजी में बोलते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। दोनों में चिंतन 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 करने का दो तरीका है, एक आगमनात्मक और दूसरा है निगमनात्मक। चलो तो मैं इसको कंप्लीट लिख पा रहा हूँ। दूसरी अवस्था जिसमें चिंतन का प्रकार कैसा रहता है, क्रियात्मक से पूर्व विचार। लिखिएगा इसके अंतर्गत। हाँ, पुत्रा पुत्री खेलते थे, करेक्ट, याद आ गया। हाँ, लिखेंगे दूसरे वाले में, आत्म केंद्रिकता, आत्म केंद्रिकता, सेल्फ सेंटर्ड। इंग्लिश में क्या होगा, सेल्फ सेंटर, आत्म केंद्रिकता, अनुकरण, अनुकरण, असंगत, आकस्मिक, संगत, आकस्मिक, तर्कणा। तर्क को तर्कणा बोलते हैं ना, जैसे भाव को भावना, भावनात्मक से। काल्पनिक खेल केंद्रण, काल्पनिक खेल केंद्रण, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा। ये उपलब्धियां बच्चे के भीतर 2 से 7 वर्ष के बीच में देखने को मिलता है। आत्म केंद्रिता, अनुकरण, असंगत आकस्मिक तर्कणा, काल्पनिक खेल केंद्रण, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा। आत्म केंद्रिकता मतलब समझना है कि बच्चा जो है अपने में ही मशगूल रहता है, अपने में ही खोया हुआ रहता है, अपने में खेलते रहते नहीं रहते, खेलते रहते। जब वो 3 साल का है, 4 साल का, उसको कुछ दे दो खिलौना, वो अपने में खेलते रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, आत्म केंद्रिकता। अनुकरण, अब उसको समझ में आया कि दुनिया में कोई चीज़ करना है, कोई चीज़ जानना है, कोई चीज़ सीखना है, तो क्या करना है हमको, अनुकरण करना है। स्पष्ट है। तो उसके अंदर अनुकरण का जो एक कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। आप अब उसी चीज़ को आप भी कर रहे हो आजकल, कॉपी करना, नकल करना, है ना, वो क्या है, अनुकरण करना। तो ये कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास है कि जरूरी करके। असंगत आकस्मिक तर्कणा, कई बार बच्चे आप देखेंगे कि वो अचानक भयानक कुछ भी सोचना चालू करते हैं, कुछ भी बोलते हैं अपने मन बुद्धि से, बिना सिर पैर के बात कर देंगे। उसको क्या बोलेंगे, असंगत आकस्मिक तर्कणा। अचानक भयानक कुछ ही बोल देंगे, फिर मम्मी पापा बोलेंगे अरे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं बोलते, या ऐसा नहीं करते, या ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा बोलते ही नहीं, समझाते ही नहीं समझाते। तो ये स्वभाव, पर धीरे से वो संगत में आएगा, है ना। जैसे आप लोग कुछ करना सीखते हो तो शुरू में एकदम परफेक्ट बन जाते हो क्या, करते पहले पहले गलती करते हो, है ना। उसके बाद धीरे से क्या होता है आपका, जस्ट लाइक रोटी बनाना सीखे होगे, तो शुरू में जानते हो भारत का नक्शा, छत्तीसगढ़ का नक्शा बना होगा, तब जाके सर्कल बना होगा, है कि नहीं। पहले असंगत था, अब क्या हो गया, सुसंगत हो गया। तो ये चीज़ें वैसे ही है। काल्पनिक खेल केंद्रण, 2-3 साल का है, 4 साल का है, तो बच्चे लोग वही बताया, पुत्र पुत्री गुड़िया गुड़ी के साथ काल्पनिक खेल केंद्रण पूरा उनका रहता है, काल्पनिक खेल। उसके बाद क्या है, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा। फिर धीरे से 5-6-7 साल का हो जा रहा है, तो जो सामने दिख रहा है
जैसे उसके आंखें के सामने जो घटना दिख रहा है उसके हिसाब से क्या करेगा वो तर्कणा। जिस सामने बैल आ गया, भैंस आ गया, वो कुछ कर रहा है तो उसको देख के बच्चा क्या करेगा, मम्मी ऐसा कर रहे हैं क्या, ऐसा कर रहे हैं क्या, ये हाँ बेटा सही बोल रहे हो। तो प्रत्यक्ष बोध तर्कणा मतलब सामने चीज़ों को देख कर क्या करना, तर्क। तो ये चीज़ें धीरे शुरू में असंगत था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष बोध तर्कणा थोड़ा सा सुधर रहा है उसका सोचने का तरीका। तो ये 7 साल तक का सोच है। अब आ जाइए तीसरे स्टेज में जिसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आगमनात्मक चिंतन के अंतर्गत जो उपलब्धियां हैं, गौर से लिखना आप लोग। ऑनलाइन वालों को यहाँ तक क्लियर हो गया है, लिख लिए ना आप लोग। चलिए इसके अंदर लिखेंगे उपलब्धियों को। पहला है विकेंद्रण। अवस्था है 7 से 11। केंद्रण की जगह क्या हो गया यहाँ पर, विकेंद्रण। आत्म हासोन्मुख, आत्म हासोन्मुख केंद्रिता। तीसरा लिखेंगे व्याख्या परिरक्षण क्रमबद्धता। क्रमबद्ध, रटना मत, समझना। कितना रट डालोगे, समझते हुए लिखना है। निर्माण रूपांतरण वर्गीकरण अयथार्थ कल्पना एटसेट्रा। विकेंद्रण, आत्म हासोन्मुख केंद्रिता, व्याख्या, परिरक्षण, क्रमबद्धता, निर्माण रूपांतरण, वर्गीकरण, और एक है अयथार्थ कल्पना। ये सब यहाँ से होने वाला चीज़ है ना, माइंड से वाला। संज्ञानात्मक विकास पूरा यहाँ का रहता है, ठीक है। चलिए, तो 7 से 11 वर्ष में वो बच्चा है, कितने वर्ष में है, 7 से 11 वर्ष में, मतलब जस्ट प्राइमरी स्कूल में है वो, चौथी पाँचवीं, तीसरी चौथी पाँचवीं पढ़ रहे मान के चलो। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगा, है ना। विकेंद्रण मतलब वो डिस्टर्ब भी हो जा रहा है, केंद्रित भी नहीं हो पा रहा है। केंद्रित होने का गुण है, लेकिन वो कभी कभी बीच में क्या हो जा रहा है, बहक भी जा रहा है। चंचल है मन, कहना चाहिए चंचल का गुण है। दूसरा है आत्म हास्योन्मुख केंद्रित, मतलब उसको अपने आप में ही कभी कभी कुछ करता है तो उसे क्या होती है, थोड़ी थोड़ी खुशी होती है। वो अपने आप में क्या रहता है, मंत्र मुग्ध रहता है, अपने ही दुनिया में खुश रहता है। ये गुण आता है सोच विचार की वजह से। धीरे धीरे उसको व्याख्या करने आता है, तभी तो वो इस अवस्था में कहानी, कविता या स्टोरी को पूरा 75% सुना देता है। ऐसा है ना, कुछ कुछ सुना देता है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कौन सा गुण आ जाता है, व्याख्या का गुण। तो व्याख्या तभी कर पाओगे आप, किसी स्टोरी को आप तभी बता पाओगे जब आपका ब्रेन डेवलप हुआ है, स्मरण शक्ति डेवलप हुआ है, सोचने और याद रखने की स्मृति डेवलप हुआ है, तभी आप व्याख्या कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये संज्ञानात्मक विकास के ही लक्षण है। स्पष्ट है। तो व्याख्या, बच्चा, छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चा व्याख्या कर सकता है क्या, 3 साल का, 4 साल का बच्चा व्याख्या कर लेगा, उसका तो वोकेबुलरी उतना ही नहीं रहता, कहाँ से वहाँ, है ना। तो 7 से 11 के बीच में व्याख्या। उसके बाद है परिरक्षण, धीरे धीरे वो अपने रक्षा करने का जो क्वालिटी है, जैसे इससे पहले 2 साल का था, 3 साल का, तो माँ बाप ही
उनका क्या करते थे, दिन भर रक्षा, है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे बड़े होता है तो बच्चा अपने माध्यम से, अपने ही हाथ पैर से अपना रक्षा करना सीखता है। परिरक्षण, समझा, परिरक्षण। जैसे आप, आपके लिए कोई बॉडीगार्ड लगाया गया क्या अभी, है ना। आपके मम्मी पापा दिन भर आपको देखते रहते हैं क्या, नहीं देखते, जान गए हैं कि अब बड़े हो गए हैं ना। तो कहीं ना कहीं वो परिरक्षण वाला जो गुण है वो धीरे से यहाँ पर डेवलप, कि हमें कैसे रक्षा करना है, इतना बुद्धि भगवान उसका विकसित कर देता है। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता, कोई भी चीज़ों को कैसे सीक्वेंस वाइज करना है, सीक्वेंस वाइज कोई भी चीज़ों को सीक्वेंस वाइज करना सीखता है, क्रम से करना सीखता है। आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, कोई भी चीज़ करोगे, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, सीक्वेंस वाला गुण होना चाहिए, ठीक है। दैनिक दिनचर्या की बात करें, चाहे कोई क्रियाकलाप की बात करें, आप अपने लाइफ में क्या चीज़ों को करते हैं, सीक्वेंस को, क्रमबद्धता। तो कहीं नहीं क्रमबद्धता से ही आप किसी चीज़ को पकड़ सकते हो, किसी चीज़ को क्या कर सकते हो, तह तक जा सकते हो। जैसे मान लो CID वाले लोग जानते हो, कोई भी दुर्घटना या घटना, एक्सीडेंट को वो लोग सॉल्व करते हैं तो एकदम डायरेक्ट वहाँ पर पहुँचते क्या है, नहीं, सीक्वेंस वाइज, स्टेप बाय स्टेप वो लोग फिंगरप्रिंट लेंगे, फोटो खींचेंगे, फिर लैब में जाके वो चेक करवाएंगे आदमी के छुआ है, काय छुआ है ना, दुनिया भर का, फिर वैसे दुनिया भर का, तो सीक्वेंस चलते हैं ना। अगला देखो, निर्माण रूपांतरण। अब इस अवस्था में आने आने तक कहना चाहिए बुद्धि में, ज्ञान में कहीं न कहीं उनके अंदर निर्माण करने के गुण, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म, रूपांतरित करने का गुण, ये क्या है, विकसित हो जाता है। उसका ब्रेन इतना डेवलप हो जाता है कि उसको निर्माण करने भी आता है और रूपांतरण। तभी तो देखोगे जो बच्चा स्कूल में जाता है पहली दूसरी में, वो पेंटिंग वेंटिंग के माध्यम से कुछ कुछ बनाना सीख जाता है ना कुछ तो सीखता ही नहीं सीखता है। तो निर्माण और रूपांतरण की उपलब्धियाँ उसके अंदर आ रही है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, है ना, कौन सा जानवर वाला कैटेगरी है, कौन सा इंसान वाला कैटेगरी है, कौन सा वनस्पति वाला कैटेगरी है, कौन सा खाने वाला कैटेगरी है, कोई भी चीज़ों का कहना चाहिए क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। इसको बोलते हैं वर्गीकरण। बहुत जरूरी जीवन में वर्गीकरण करना। अगला है अयथार्थ कल्पना। यथार्थ, यथार्थ मतलब क्या होता है बताओ, क्या होता है यथार्थ मतलब, हिंदी आप लोग पढ़ते हो, यथार्थ का विलोम क्या होता है, आदर्श। क्या होता है, आदर्श। और आदर्श विलोम क्या होता है, यथार्थ। जिसे बोला गया है कि सदैव सत्य बोलना चाहिए, ये क्या है, आदर्श की बातें हैं। तुम लोग इसको पूरा कर सकते हो जीवन में, सदैव सत्य बोलो, कर सकते हो। ससुर एक दिन भी नहीं बोल पाते तुम लोग ना, हाँ, सुबह से रात तक में पता नहीं कितना ठोक झूठ बोलते होगे, है ना। ये आदर्श की बातें हैं, समझ में। और यथार्थ क्या है, जहाँ पे जरूरत पड़े वहाँ पे झूठ बोल दो ताकि काम तुम्हारा बन जाए, समझ में आया, ये यथार्थ हाँ। तो यहाँ पर यथार्थ ध्यान रखना, अयथार्थ मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, आदर्श। अयथार्थ मतलब क्या हो जाएगा बताओ, आदर्श। ये होगा ना, यथार्थ मतलब वास्तविक, और अयथार्थ मतलब क्या होगा, आदर्श। आदर्श कल्पना। बच्चे लोग ना 9 साल 10 साल 11 12 साल इतना अच्छा अच्छा बात करेंगे, मम्मी मैं ऐसा होता ना तो इसको ऐसे ऐसे कर देता, मम्मी मैं अगर बड़ा आदमी बनूंगा ना तो आपके लिए ऐसे ऐसे। बेटा ये सब बोलने वाली बात है बस जब दुनिया में आएगा ना, कदम रखेगा, जब तेरा समय आएगा, शादी ब्याह करेगा ना, तो सब समझ में आ जाएगा क्या कैसे है। लेकिन वो 10 साल का 11 साल का एकदम चुटुर चुटुर बढ़िया मस्त मस्त बोलेगा, मम्मी भी खुश पापा भी खुश, आसपास वाले। तो सब क्या है, कौन सी कल्पना है, अयथार्थ कल्पना है। स्पष्ट हुआ। तो ये सारे चीज़ बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास तीसरे चरण में हमको देखने को मिलता है। अगला लिखेंगे लास्ट चरण, 11 से 15 वर्ष किशोरावस्था में औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का विकास हो रहा है। इसमें उसका जो चिंतन है वो निगमनात्मक चिंतन तरीका हो जाता है उसका सोचने का। तो लिखेंगे इसमें उपलब्धियाँ क्या क्या हैं, जैसे कि तर्क करता है, अनुमान का तर्क करता है, वाचिक प्राकल्पना
आदर्शवादी चिंतन, दूसरों के साथ सहयोग, दूसरों के साथ सहयोग, आनुपातिक, संभाव्यता परक, संभाव्यता परक तथा समन्वयात्मक, तर्क मूलक चिंतन, आकस्मिक संबंध। ये लीजिए, ये शब्द सुनने में से लगेगा जहर करूं, है ना, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको मेरे साथ सुनेंगे तो सब आसान है। सीरियल वीरियल शुरू होता है कोई वो भूत प्रेत वाला, तो उसमें लिखा रहता है, इस डिस्क्लेमर में आता है ना, इसमें जितने भी वो हैं, मतलब दिखाए जाने वाले जितना भी कार्यक्रम, वो सब क्या है, काल्पनिक है, इसका किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है, यदि संबंध होता है तो इसे मात्र संयोग कहा जाएगा। ऐसे कहीं शुरू में मतलब लिखा रहता है। निगमनात्मक चिंतन, शुरू में क्या था, आगमनात्मक चिंतन था, मतलब कहा जाता है कि इस वाले अवस्था में और इस अवस्था में, तीसरा और चौथा अवस्था में, यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चा जब 7 से 11 वर्ष में था तो वो कोई भी चीज़ सोचता था तो एकदम परफेक्शन उसमें नहीं था। ध्यान है, परफेक्शन नहीं था सोचने में जाने, क्योंकि वो जीवन का शुरुआती समय है, दुनिया को देख रहा है, सीख रहा है, तो उनका सोचने का तरीका एक क्या रहेगा, उतना ज़्यादा परफेक्शन के साथ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर चौथे अवस्था में या लास्ट अवस्था में सोचने का जो तरीका धीरे धीरे उसमें क्या जाता है, परफेक्शन, मतलब वो निश्चित सोचता है, सही सोचता है। आगमनात्मक मतलब शुरुआत में संभावनाएं वाली चीज़ें, हाँ ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ तजुर्बा बढ़ते जाता है, मेच्योरिटी आती जाती है, तो आदमी क्या है, निश्चित सोचने लगता है। ऐसा समझ में। तो आगमनात्मक में क्या है, शुरुआती दौर में संभावना है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है करके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय के साथ वो निश्चित सोचने लगता है। आया समझ में। बाद में इसको और डिटेल करूँगा, लेकिन अभी समझ जाना कि दोनों का सरल शब्द में मतलब क्या है। आगमनात्मक में संभावनाएं को ध्यान में रखते हुए हम चर्चा विचार करते हैं, बुद्धि लगाते हैं, और इस अवस्था में 11 में 15 में थोड़ा बहुत क्या आ गया, हमारे अंदर मेच्योरिटी आ गया, दीन दुनिया की, है ना, नॉलेज बढ़ गई है। चले, तो हम लोग क्या क्या हमारे अंदर संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, जैसे कि तर्क करना। तर्क, उसको कहीं पे भी अगर दिक्कत है या कहीं पे कोई चीज़, तो हमेशा क्या करेगा, उसमें अपना तर्क लगाएगा। अभी तक मम्मी पापा जो भी बोलते थे उसको आंखें मूंदी, क्या बोलते हैं, हाँ, आंख मूंद के ब्लाइंड फेथ। लेकिन जैसे वो बड़ा हो रहा है 13-14 साल का, तो क्यों मम्मी ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता होगा पापा, नहीं बेटा ये समाज का नियम है, नहीं बेटा ये हमारे पूर्वजों ने ऐसा बोला है कि नहीं। जिसे आप लोग सुने होंगे कि कढ़ाई में भात नहीं खाना चाहिए, है ना, है ना, लेकिन बचपन में जहाँ कढ़ाई में हलवा वलवा बना या मीठा आइटम बना तो कढ़ाई को ही तुम लोग नहीं छोड़ते, इतना मतलब तुम्हारे अंदर भूख मर छाया रहता है कि नहीं। तो फिर मम्मी पापा बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं खा, शादी में तेरा फिर क्या होगा, पानी गिरेगा। तो कढ़ी में खाने से कैसे पानी गिरेगा मम्मी, ऐसा कर, नहीं बेटा सियान लोग ऐसा बोले हैं, और सियान की बातों को नज़रअंदाज नहीं करते, इस टाइप की बातें जो है कही जाती है। तो वो चीज़ों को तर्क करता है, हर सवाल या हर घटना के पीछे वो क्या करेगा, अपना बुद्धि का उपयोग जरूर करता है, और करना चाहिए।
ठीक है, तो तर्क करते हैं, अनुमान का भी तर्क करता है ना, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, उसका भी यहाँ पर क्या करेगा, अनुमान का तर्क करता है। वाचिक कल्पना मतलब शब्दों के द्वारा कई सारे कल्पनाएं, कई सारे मनगढ़ंत सोच वो क्या करता है, फ्रेमिंग करता है या डिजाइन करता है बच्चा 13-14 साल में, है ना। आदर्शवादी चिंतन, अब शुरुआत है, कहना चाहिए घर परिवार वाले अच्छी अच्छी बातों को सिखा रहे हैं, तो वो अच्छा ही अच्छा सोचेगा, कहना चाहिए शुरुआत में आदर्शवादी चिंतन, लेकिन जब वास्तविक जीवन से सामना होता है तो सब वो चीज़ों को वो भूल जाता है कि नहीं। आदर्शवादी चिंतन, शुरुआत में इसका क्या रहेगा जीवन में, आदर्शवादी चिंतन, पर जानते हैं कि दुनिया में, है ना, धोखाधड़ी वाले लोग हैं, ठीक है, जहाँ देखो धोखा है, तो फिर वो क्या हो जाता है, एकदम वास्तविक जीवन जीना चालू करता है। आदर्शवादी चिंतन नहीं। आप लोग हमेशा चाहते हो, बचपन में हमको सिखाया जाता है कि आप किसी के साथ बुरा मत करना, किसी के साथ गड़बड़ मत करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना, लेकिन सामने वाला तुमसे मिलजुल कर रहना ही नहीं चाह रहा है तो तुम रहोगे क्या, नहीं रहोगे ना। तो ये सब होता है। दूसरों के साथ सहयोग, हाँ सिखाया जाता है, बुद्धि में ऐसा चीज डाला जाता है कि दूसरों का हमेशा क्या करना है, सहयोग। आनुपातिक संभाव्यता परक, अनुपातिक संभाव्यता परक मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि आप बोलते हैं ना कि एक कहानी, हम लोग बोलते हैं डायलॉग, ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में रिश्ता हो या दोस्ती हो, वो तभी तक अच्छा बना रहता है जब दोनों की तरफ से म्यूचुअल आपसी परस्पर भाव निकलता है। आप चाह रहे हो उसको और आप सामने वाला को चाह ही नहीं रहे, तो जबरदस्ती उसके साथ चिपकोगे क्या, नहीं चिपकेंगे ना, है ना। दोस्ती हो या यारी हो या कुछ भी चीज़ हो, लेन देन हो, हम उसके साथ अनुपातिक एक रेशियो तक हमारा क्या बनता है, बना रहता है। ठीक है, मतलब एक रेशियो, अनुपातिक संभाव्य परक का मतलब यही होता है कि हम आपस में एक अनुपात में क्या करते हैं, जुड़ते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अनुपातिक संभाव्यता परक। और ये इंसान के अंदर धीरे धीरे गुण आता है कि हाँ भाई वो वाकई मेरा दोस्त है, वाकई में मेरा हितैषी है, ये धीरे समझ में आता ही नहीं आता है। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो, कॉपी शेयर करते हो, नोट शेयर करते हो, कई लोग बिल्कुल शेयर नहीं करते, है नहीं। हाँ, मतलब समझ जाओ कि कैसा है सिस्टम आजू बाजू वाले का। तो फिर अनुपात ऊपर नीचे हो जाता है ना, जब तक लेन देन है तो अनुपात ठीक रहेगा, नहीं तो रेशियो क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ते नहीं देस तो महू नहीं दे, ये दे, है ना। समझ में आया। तो ये सब चीज़ें जीवन में व्यवहारात्मक गुण में कहीं न कहीं शामिल हो जाता है। अगला है समन्वयात्मक तर्कमूलक चिंतन। ये बड़ा खतरनाक और बहुत शानदार चीज़ है, इंसान बड़े होकर सीखना चालू कर दे। समन्वयात्मक तर्कमूलक चिंतन मतलब वो हर चीज़ों में क्या करना चालू कर देता है, समन्वय स्थापित करना चालू कर देता है। जैसे कि आप मान के चलो कि 13-14 साल के हो और आप स्कूल में कुछ गलती करके आ गए हो, है ना, बहुत बड़ा गलती करके आ गए हो, किसी को पत्थर में फेंक के मार दिए, है ना ठीक है, गुस्सा ही गुस्सा में। अब बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई है, तो आप क्लास टीचर से हो या प्रिंसिपल से हो या घर वालों से कैसे बात करोगे, कुछ ना कुछ ऐसा बात करोगे या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न बताओगे ताकि तुमको पनिशमेंट न मिले। समझ में आया? मतलब समन्वय स्थापित करने को झूठ बोलोगे कहने का मतलब, या कुछ ना कुछ करोगे। ये हर इंसान में धीरे धीरे क्या आ जाता है, आ जाता है। हम कैसे समन्वय स्थापित करें, उसके लिए क्या करेंगे, तर्क लगाएंगे, तर्कपूर्ण चिंतन करेंगे, वो चाहे वो अच्छाइयों को लेकर हो चाहे बुराइयों को लेकर हो, समन्वय स्थापित करने का प्रयास करेंगे। जैसे आप लोग अब बड़े हो गए हो, जीवन में इतने सारे रिश्ते बन गए हैं, सामाजिक आदमी बन गए हो, है कि नहीं, 10 ठोक दोस्त है, 10 ठोक परिवार के रिलेशन है, 10 ठोक मतलब जान पहचान है, तो सबके साथ आप चाहते हो क्या रहे, संबंध बना रहे अच्छे से। तो कभी सच्चाई बोलते हो, कभी बुराई बोलते हो, कभी उसका चुगली मारोगे, है ना है ना, मिलाने के लिए या तोड़ने के लिए क्या करोगे, जैसा भी करो, करते ही नहीं करते बताओ। तो ये समन्वय मूलक चिंतन, ये धीरे से इसका जीवन में शुरुआत हो जाता है। स्पष्ट है। तो उसको क्या बोलते हैं, समन्वयात्मक तर्क मूलक चिंतन, डिप्लोमेटिक थॉट कहना चाहिए। अगला है आकस्मिक संबंध। अब समय के साथ साथ हम बड़े हो जा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारा संबंध अचानक भयानक चीज वस्तु इंसान के साथ बनना प्रारंभ हो जाता है। ये एक गुण है, कहना चाहिए, संज्ञानात्मक विकास है। आकस्मिक संबंध हम बनाते हैं। समझ में? आकस्मिक संबंध, चलते फिरते ट्रेन में बैठ के या बस में मिल गए तो दोस्ती यारी हो गई,
या चीज़ वस्तु को देख के, जानवर को देख के भी दोस्ती हो गई। तो ये हमारा जो है एक निश्चित लेवल पे निगमनात्मक चिंतन हो रहा है चौथे अवस्था में। तो इसको 3-4 बार आप लोग थोड़ा सा इस पर चिंतन करना कि पहले अवस्था में बच्चा क्या क्या, उसका किस स्तर पे संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, दूसरे चरण में कितना हो रहा है, तीसरे चरण में क्या हो रहा है, चौथे चरण में क्या हो रहा है। ठीक है, ये सब जो है डायरेक्ट प्रश्न आता है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था में चिंतन के प्रकार या उनके जो स्वभाव होते हैं वो किस प्रकार से होता है, तो दिया रहेगा ऑप्शन में। तो ये जीन प्याजे का ही है, बाद में इसके अंदर और घुस घुस के पढ़ेंगे डिटेल में, पर ये ऊपर ऊपर है ये। ठीक, तो ये हो गया संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण। 4 चरण पता चल गया ना? चलो फटाक से बताओ 4 चरणों के नाम। हाँ, एज ड्यूरेशन बताओ। चिंतन के प्रकार बताओ। पहला वाला संवेदी प्रेरक, दूसरे में क्रियात्मक, इसी से पूर्व वो विचार करेगा, और तीसरे में चिंतन को आगमनात्मक चिंतन, और चौथे में निगमनात्मक चिंतन। आप चारों अवस्थाओं में एक एक उपलब्धियाँ बता सकते हो? जैसे कि पहली अवस्था है उसमें किस टाइप का संज्ञानात्मक विकास होता है, एक आध उदाहरण जो बता रहा हूँ। उपलब्धि वस्तु स्थायित्व है ना, ऑब्जेक्ट है ना, परमानेंस मतलब, हाँ। और दूसरे जीवत्वारोपण, ठीक है भाई, ये कुछ है ना। ऐसे ही मुझे दूसरे अवस्था को बताओ। आत्म केंद्रित, और और एक आध बताओ। हाँ, काल्पनिक, ठीक। अब तीसरा वाले अवस्था को बताओ, एक आध उपलब्धि। विकेंद्रण, और बताओ। व्याख्या करना, परिरक्षण, क्रमबद्धता, वर्गीकरण, निर्माण, रूपांतरण, ठीक है। अब आ जाओ चौथे अवस्था की कुछ उपलब्धियां बताइए मुझे। तर्क करता है ना, अनुमान करता है, और आदर्शवादी चिंतन, और दूसरों के साथ सहयोग, और कुछ बताइए मुझे, है ना, अनुपातिक संभाव्य परक, और है ना तर्कमूलक चिंतन, ये समन्वयात्मक तर्कमूलक चिंतन, और क्या है, आकस्मिक संबंध। ठीक है जी, चलिए। तो ये हो गया आप लोग का संज्ञानात्मक विकास के चरण। अगला हेडिंग डालिए, बाल विकास का अगला आयाम। नैतिक विकास। मॉरल डेवलपमेंट। एक जानकारी मैं भूल गया हूँ, बता देता हूँ, याद आ गया। दिसंबर से आप लोग का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़, स्पेशल ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का आयोजन होगा, वीकली होगा, ठीक है जी। तो आप लोग को जो है उसके लिए तैयार रहना है, समझा। क्वेश्चन हमारा लगभग लगभग बन के तैयार हो रहा है, और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से उसको संचालित किया जाएगा, शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए, सीजीटेट को ध्यान में रखते हुए, और उसको बहुत ही अनुशासित ढंग से दिलाना है। उसका प्रॉपर यहाँ पे टीचर्स आएंगे, है ना, उनके देख रेख में आपको परीक्षा दिलाना है ऑफलाइन, और पूर्णतः वो अलग से होगा, उसके लिए अलग से 4-5 हज़ार, है ना, फीस लूँगा। समझ आया, ताकि तुम लोग सीरियसली उसको दिला सको। पैसा दोगे क्या है, तब तुम लोग इज्जत से दिलाओगे, नहीं तो जाओ ना, रिजल्ट चाहिए मेरे को।
नहीं, ऑनलाइन तो होगा ही होगा, वो ऑनलाइन तो खैर उससे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ अभनपुर के जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, बाहर वाले भी आ सकते हैं भाई टेस्ट देने के लिए, ऐसा कोई वो नहीं है। संडे टू संडे या सैटरडे कोई भी एक डे हम लोग फिक्स करेंगे। चाहते हो कि नहीं चाहते हो ऑफलाइन टेस्ट दिलाना? ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन टेस्ट सुविधा रहेगा, ऑफलाइन वालों के लिए ऑफलाइन। बाकी आप लोग भी आ सकते हो जो अभनपुर के आसपास जो रहते होंगे, एक दिन के लिए दिलाने के लिए आ सकते हैं। चलिए, नैतिक विकास को लेकर लिखेंगे। जब भी हम नैतिक विकास की बात करेंगे तो कुछ महान आत्मा हैं जिनको हमको याद करना होगा। कौन है वो भगवान, वो महान आत्मा नैतिक विकास को लेकर? तो आपको सबसे पहले याद करना है कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है। जीन प्याजे, देखो जीन प्याजे का भी इसमें नाम आता है, हालांकि इस पर ज़्यादा इनका कहना चाहिए रिसर्च नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कोहलबर्ग ज़्यादा हुआ है। जीन प्याजे, हरलॉक और जोन्स, ये लोग सब महानुभाव हैं जो इन पे बात करेंगे। हमारे भारत के उनको भी लिख लो, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी भारत के उपराष्ट्रपति का नाम जानते हो? सीवी रमन, हाँ, राधा कृष्णन। ये नैतिक विकास को लेकर ये बड़े बड़े महानुभावों का एक से एक डेफिनेशन और रिसर्च हुआ है, जिसमें नंबर 1 पे 2 नाम हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग और जीन प्याजे। ठीक है, अर्थ, परिभाषा और विशेषता, इस पे हम डिस्कशन शुरू करेंगे। तो चलो अर्थ पे आते हैं हम लोग। नैतिक विकास का अर्थ, बालकपन में या बच्चों में किस तरीके से नैतिकता का विकास या नैतिक विकास होता है, ये हमको समझना है। चल लिख लेंगे, नैतिकता, नैतिक से नैतिकता, जैसे भाव से भावना, वैसे ही नैतिक से नैतिकता। इसका जो मूल शब्द है नैतिक का, आप लोग बता सकते हो मूल शब्द क्या है? या रूट शब्द हिंदी बोलते हैं ना, रूट शब्द मतलब एकदम मेन शब्द, मतलब उसका किससे बना है? नैतिक, नीति से। किससे बना है? नीति से। और नीति मतलब क्या होता है? नियम कहना चाहिए, सरल भाषा में क्या बोलोगे? नियम। अब वो नियम किसके द्वारा बनाया गया होगा? हाँ, समाज के द्वारा। क्या बोलते हैं? समाज के द्वारा। कुछ नहीं यार, समाज बोल देना, ठीक है। या जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके द्वारा। तो नैतिकता लिखेंगे, नैतिक अंग्रेजी शब्द या आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा को आंग्ल भाषा बोलते हैं, या अंग्रेजी शब्द क्या बोलते हैं नैतिक को अंग्रेजी में? मॉरल, मॉरल, ठीक, ऐसे मॉरल, मॉरल, ये अंग्रेजी का शब्द है मॉरल, ठीक है। और मॉरल ये लिया गया है लैटिन भाषा में।
सीडीपी में जितने भी जो शब्द देखते हो ना सुनते हो, आँख मूंद के 90% मार देना क्या, लैटिन भाषा। वो एक 8 ठग मन है ग्रीक भाषा हरे, ता सब्बो का हरे लैटिन भाषा। मान लो जैसे तुम लोग सीजी टेट में जाओगे, जानते तो हो 150 अंक है, पाना कितना है 90, और हाँ कैटेगरी वालों को 75 है कि नहीं। तो उसमें तो नेगेटिव मार्किंग कितना है, सीडी नहीं है, तो सफल मार के आना है ना, पूरा मार के आओगे। तो कहाँ जहाँ कहीं पे ऐसा लगे कि यार इसका है ना समझ में नहीं आया, तो इस टाइप में मार देना लैटिन शब्द है ना। बाकी तो सीजी टेट निकालना इतना आसान है जितना दूध में से मक्खन। मतलब बताऊंगा ना तो सीजी टेट एकदम आसान है। खैर अभी नहीं बताऊंगा है ना, अभी पढ़ लेते नहीं, बोलो कहाँ कहाँ सर, तुक्का मार के निकाल सकते हो सीजी टेट को। बता दूं क्या 2 मिनट, चलो बता देता हूँ ना। 150 अंक, 150 प्रश्न, ठीक है। अनारक्षित वर्ग अरिजर्व के लिए कितना नंबर है, 90 अंक, या परसेंट में क्या बोलते हैं इसको, 60%। जो कैटेगरी वाले हैं एसटी, एससी, ओबीसी, कितना लाना है, 75 अंक, यानी फिर 50% जी, 45 नहीं। वो 45 वो वाला है तुम्हारे मन के दिलाए के नियम है ना, ये पास पे के है ना, कैसे यार है ना। चलो तो देखो यहाँ पर क्या है, जरर वालों को 150 अंक, ठीक है, 150 प्रश्न, पूरा 150 मार के आना है, आए चाहे मत आए है ना, ठीक है। 150 मार के आना है, दोनों के लिए नियम लागू है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब आप जानते हो कम से कम, अब आजकल के लोग सब अवेयर हो गए हैं, सब पढ़ लिख के ही दिलाते हैं। पहले के ज़माना अलग था कि ऐसे ही चले जाते थे है ना, खासकर जो शादी के बाद महिलाएं हैं वो लोग तो ऐसे ही चलो साड़ी वाड़ी पहन लिए चले गए, घर वाले साल में एक आध बार घर से निकलने का मौका दिए तो पूरा छोड़ते नहीं है ना, पूरा मार के आएंगे 150। कभी कभार तो बैठने मिला है, ओए मार में गोला भरने का, मारो गोला, घर में बहुत रंगोली छापे हैं अब यही है ना। तो 150 तो मार ही देना है, दोनों के 150 है। अब देखो यहाँ पर हम जिसे अब पढ़ रहे हैं ना, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जो भी तुम्हारा वो है कहना चाहिए, जानते हो 4-5 विषय तो है ही है उसमें। तो हम अगर, मेरा ये बोलना है कि कम से कम हमको ये मान के चलो कि यार 30 डेज पढ़ते हो, 30 दिन पढ़ रहे हो या 60 दिन पढ़ रहे हो, 1 महीना 2 महीना पढ़ते हो, तो कम से कम अगर 1-2 महीना ईमानदारी से पढ़ोगे ना, तो 150 में कम से कम ये मान के चलो कि तुमसे 50 प्रश्न बनेंगे। कितने प्रश्न बनेंगे, 50 प्रश्न, समझ में आया, अगर 2 महीना ईमानदारी से पढ़े हो तो, ठीक है। आजकल 2 महीना पढ़ते हैं सब लोग, और ये 50 प्रश्न आपसे बनेगा, राइट। बच गया कितना, 100, कितना बच गया 100, ये 100 बच गया। 100 के बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता कि क्या होगा इसका आंसर, हमें नहीं पता। और आप जानते हो ऑब्जेक्टिव वाला रहता है 4 ठोक, ये है ऐसा समझिए, ये क्या है अपना ऑप्शन दिया हुआ है। तो 100 बच गया, तो 100 में हमको क्या करना है ना, हाँ, एक ही में हमको पूरा मार के आ जाना है, पूरा एक ही में ना, पूरा एक ही में। आप मान लो तुमको ए पसंद है ना, मान लो आपका सामने वाला ए वाला अक्षर वाला है तो उसी को याद करते पूरा ए मार दे है ना, सामने वाला बी वाला है या बी वाली है तो बी मार दे श्रद्धा भक्ति के नाम से है ना, सी वाला है तो सी मार दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी एक में ही मारना है, ठीक है, किसी एक में ही मार के आना है। 100 में तुम अगर एक को मार के आओगे तो तुम्हारा गिरे से गिरे में कितना सही होगा, 25 ठोक राइट हो जाएगा। 25 ठोक सही होना छोना है, तो 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75, समझा। अब जनरल वालों के लिए ना थोड़ा सा किस्मत, थोड़ा सा इन लोगों को कम से कम 15 इसमें और मेहनत करना पड़ेगा है ना, या फिर किस्मत उनका जो कोई जब्बर हो गया तो 15, बाकी यही 6 और कुछ नहीं है। सोच लो कितना आसान है सीजी टेट। तुम लोग 1 नंबर 2 नंबर के लिए तरसते रहते हो, बस 2 महीना स्पेशल पढ़ना है, बाकी पूरा इसका खेल है। और कई लोग ऐसा पास भी हुए ना, मेरे बताए भी है ना,
कि सर वाकई में नियम काम करते हैं करके। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कम पढ़ो, क्योंकि बाद में शिक्षक भर्ती में तो फिर मेहनत से होता है वहाँ पर सिलेक्शन, एक एक नंबर के लिए कहना चाहिए मेरिट लिस्ट बनता है। ये तो केवल एलिजिबिलिटी है, कहना चाहिए पात्रता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आता ये नैतिकता में। मॉरल लैटिन भाषा है, ये बना है मॉरिस शब्द से, मॉरिस, ठीक है, मॉरिस शब्द से बना हुआ है, या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो ये। और इसका अर्थ होता है आचरण या फिर रीति रिवाज। कई जगह इसको मूर्स भी बोलते हैं, MOORES, मोरेस या मूर्स। तो ध्यान रखेंगे नैतिकता का अंग्रेजी शब्द मॉरल है, और ये मॉरल लिया गया है मॉरिस से। इसको आपको याद करना एग्जाम पॉइंट से। मॉरल किससे लिया गया है? लैटिन। कौन से लैटिन भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा किस से लिया गया बोलने से? मॉरिस से। जैसे आप लोग इमोशनल को पढ़े थे, इमोवर से लिया गया है, ऐसे यहाँ पर जो मॉरल है वो मॉरिस शब्द से लिया गया है, लैटिन भाषा के। अब आते हैं हमारे हिंदी जगत में, नैतिक का अर्थ क्या है? नैतिक बना है नीति से, और नीति का जो अर्थ है लिख लीजिएगा, व्यवहार का या समाज का मान्य नियम। समाज का या व्यवहार का मान्य नियम, दैट इज नोन एज मॉरल। व्यवहार का मान्य नियम। कल इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना, नीति विकास को। आज के लिए इतना ही। इसके बाद नीति नैतिक विकास के बाद क्रियात्मक विकास, ये हमारा रहेगा डिस्कशन उसमें।